हेलो एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले अपना एक टॉपिक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस की कोई तैयारी कर रहे हो, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़कर जाना। इसका वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं ताकि हम लोगों को आसानी से समझ आए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए हम लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। बाकी और भी कोई बैंकिंग एग्जाम्स में आता है तो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, की डेफिनेशंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट एंड बोर्ड, आरबीआई पावर्स एंड इंस्पेक्शन, बाइंडिंग अप एंड मोरेटोरियम, एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन, मिसलेनियस प्रोविजंस और एमसीक्यूज देखेंगे जो कि रिवीजन के लिए होंगे ताकि हमारा एक्ट जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सारी चीजें देखने वाले हैं अभी। तो शुरू करते हैं हमारा पहले टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो आरबीआई एक्ट जो वो आया कैसे। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट से पहले ना कई सारे एक्ट चल रहे थे। जैसे कोई भी सरकारी बैंक जो थी, प्राइवेट बैंक थी, वो अपने एक्ट के थ्रू आ जा रही थी या फिर वो बिना एक्ट के भी आ जा रही थी, क्योंकि ये सिचुएशन थी कि कोई भी बंदा जो कि एक लिमिट थी कि इतना आप कैपिटल लगाओ और आप बैंक अपनी चालू कर लो, तो वो लिमिट उन्होंने लगा दी और जो भी आ रहा बैंक चालू कर ले रहा। इससे क्या हुआ कि जो फ्रॉड ज्यादा हो रहे थे, लोग पैसे लेकर भाग जा रहे थे लोगों के, और लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे ज्यादा, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही थी। तो फिर लोग क्या कर रहे थे कि भाई उसी चीजों में फंसे हुए थे कि चाहे धन्ना सेठ हो जो उससे उधार ले लो या फिर कोई लाला वगैरह से उधार ले लो, वो चार्जेस तो ज्यादा लेता ही लेता था। बाकी लोग जो थे जिंदगी भर तो उसके गुलाम हो जाते थे, क्योंकि वो जो ब्याज ही नहीं दे पाते थे, असल तो दूर की बात है, तो वो ब्याज ही इतना लगाता था। तो इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको बोला गया बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। लेकिन हुआ क्या, इसको रीनेम किया गया और इसको बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू कई सारी बैंक्स जो थी वो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलर सॉरी रेगुलराइज कर दी, और गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग के अंदर ले ली। मतलब गवर्नमेंट बैंक्स उनको बना दी। कई सारी बैंक्स थी जो पुराने जो अच्छी खासी चल रही थी वो बैंक्स थी। इसको इनेक्ट कब किया गया, 10 मार्च 1949 को। कम इनटू फोर्स ये कब आया, तो 16 मार्च 1949 को आया। एप्लीकेबल कहाँ होता है, ऑल बैंकिंग कंपनीज होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी होता है पार्शियली, और आरआरबी पे होता है। ये अप्लाई होता किस पे नहीं है, सबसे बड़ा नाम हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने एक्ट के थ्रू ही चलता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एक्ट 1955 है, उसके थ्रू चलता है। ठीक है, तो ये वो इसके द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। इसका रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। टोटल सेक्शन इसमें 56 है, 5 शेड्यूल्स हैं। इस जो एक्ट है इसको लाने का उद्देश्य क्या था, इसको लाया गया था बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने भी बताया कि बैंकिंग जो अनरेगुलेटेड चीजें थी सारी की सारी, तो सबको ऐसे डिपॉजिट प्रोटेक्ट करना, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को सस्ता लोन दिलाना, उनकी मदद करना, और ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में ये एक्ट लाया गया ताकि इन सबको रेगुलेट किया जा सके। आरबीआई को इसमें पावर दी है जो कि इंस्पेक्शन, डायरेक्शन और कंट्रोल की है। दूसरा है, बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस लेना जरूरी हो गया था, और वो लाइसेंस कौन देता था, वो देता था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इसी एक्ट के थ्रू देता है। अनसाउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस रोकना है भाई, अनसाउंड बैंकिंग जो कि बहुत मोटा ब्याज लेना, किसी भी रुपए को देना फिर उसको जिंदगी भर चलाना, वो सारी चीजों को निपटाने के लिए, उनसे निपटने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड बाइंडिंग अप का भी फ्रेमवर्क दिया है। कोई बैंक जो है, मान लो कि दो बैंक्स हैं, ए और बी, तो उनको जोड़ना है, ऐड करना है, तो फिर या फिर कोई बैंक है जो कि दोनों बैंक की खस्ता हो गई हालत, ए और बी की बैंक खस्ता हो गई हालत,
तो क्या करना है कि इन दोनों को रिकंस्ट्रक्शन करना है और एक बैंक सी बना देना है, ठीक है। या फिर बाइंडिंग अप, कोई कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, मान लो ये इसकी जो है डेट में बहुत ज्यादा आ गई है, फिर ये इलीगल प्रैक्टिस कर रही है, वो सारी चीजें हैं, तो फिर एक को है बाइंडिंग अप कर देना, ये ऑप्शन डाला गया है इसमें, ठीक है। आई होप इसका उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेबल है कहाँ, तो ये एप्लीकेबल हमारा प्राइमरी एप्लीकेशन इसका बैंक्स हैं, ऑल बैंकिंग कंपनीज जो कि इंडिया में और इंडिया के बाहर हैं लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि सेक्शन 56 के थ्रू पार्शियली एप्लीकेबल होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल किस पर एप्लीकेबल नहीं, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे कि एसबीआई है और अदर कोई बैंक्स है जो कि अपने एक्ट के थ्रू काम करते हैं, तो उन पर बीआर एक्ट लागू नहीं होगा। बीआर मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। इसकी की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एग्जाम्स में की डेफिनेशंस में एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आ जाती है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। बैंकिंग क्या है, तो बैंकिंग क्या है, डिपॉजिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टिंग, रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, तो ये बैंकिंग कहलाएगी। मतलब कि पैसे को जमा करना, पैसे को निकाल कर देना, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना, या फिर कोई भी जो क्लाइंट है उसने पैसा जमा किया है, अगर वो मांगता है अपना पैसा वापस, तो उसको वापस देना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब बैंकिंग कहलाती है, ठीक है। की पॉइंट इसके ये है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स प्लस लैंड इन्वेस्ट, ठीक है। बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है इंडिया में, वो बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, इनको हटा दो, छोड़ दो। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ ये है, एसएलआर, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। बैंक को अपनी एनडीटीएल का मिनिमम परसेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना होता है। वो सिक्योरिटीज का जो अमाउंट है वो 18% होना चाहिए। इतना अमाउंट जो है बैंक अपना सिक्योरिटी जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, इन सब चीजों में 18% अपना रखता है टोटल रेशियो में, ठीक है। और पेड अप कैपिटल का, जो कि बैंक को शुरू करने के लिए जो कैपिटल लिया जाता है, जो कि शेयर होल्डर्स एक्चुअली पे करते हैं, वो पेड अप कैपिटल होता है। रिजर्व फंड छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं बैंक की लिस्ट में, आरबीआई की लिस्ट में शेड्यूल 2 में है, वो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बैंक क्या क्या काम कर सकती हैं, आप खुद अंदाजा लगाओ क्या क्या काम कर सकती है बैंक, ठीक है। आप बैंक्स जो है पैसा लेती हैं, ठीक है, आप बैंक जाते हो, आप क्या क्या काम देखते हो होते हो बैंक में। बैंक हो गई ये हमारी, ठीक है। बैंक आप गए तो क्या क्या काम देखते हो आप होते हो, पहला डिपॉजिट होगा मनी, ठीक है। दूसरा विड्रॉ होगा। तीसरा चेकबुक इशू हो जाएगी। चौथा इन्वेस्ट कर सकते हो आप उससे। पांचवा इंश्योरेंस ले सकते हो। छठा पीएफ वगैरह का कर सकते हो। सातवां कोई स्कीम है पेंशन वगैरह की, वो यूज कर सकते हो। आठवां लॉकर फैसिलिटी हो गई। नवा हो गया हमारा फॉरेक्स वगैरह हो गया। दसवां गारंटी हो गई। इन सारी चीजों को आप कर सकते हो बैंक से, ठीक है। लोन तो रह गया, लोन हो गया, ठीक है। ये सब चीजें कोई बैंक कर सकती है। तो यही इतनी सारी चीजें हैं जो कि इसमें लिखी हुई है इतनी, तो एक बार पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन बैंकिंग बिजनेस, क्या क्या चीजें जो हैं वो बैंक नहीं कर सकती। पहला चीज है ट्रेडिंग नहीं कर सकती, गुड्स वगैरह सेल्ड नहीं सोल्ड नहीं करेगी, दुकानदार थोड़ी है बैंक जो गुड्स सेल करेगी। आप तो ये काम नहीं कर सकती बैंक। दूसरा नहीं कर सकती, कोई नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं उनका डिस्पोजल नहीं कर सकती, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है जो बैंकिंग बिजनेस के लिए यूज नहीं होती है, तो वो सारी चीजें जो है नहीं कर सकती है। या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकती। बट जो प्रॉपर्टी उसको लोन के थ्रू मिलती है, जैसे लोन किसी ने लिया और वो लोन नहीं चुका पाया और बैंक ने उस प्रॉपर्टी को फिर होल्ड कर लिया, तो फिर बैंक उसका जो है क्या कर सकती है, बिड लगा सकती है और उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले सकती है। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, बैंक्स को लाइसेंस मिलता कैसे है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, सभी को पता है।
तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास सफिशिएंट पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व होने चाहिए, जितने के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डाले हैं बताए हैं उतने होने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, बैंक जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ना कि अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। जनरल कैरेक्टर, बैंक का जनरल कैरेक्टर और ऑपरेशंस बैंकिंग के लिए सूटेबल हों, ऐसा नहीं हो कि है तो बैंक लेकिन वो कर रही जौहरी वाला काम, हीरा सोना सोना हीरा ये सारी चीजें बेच रही है, ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग वाले ही काम करोगे तभी आपका बैंक में नाम आएगा। मिनिमम कैपिटल जो कि रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। फॉरेन बैंक की कंडीशन क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में सिमिलर फैसिलिटी इंडियन बैंक्स को मिलती हो तब तो हम उनको लाइसेंस देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, आप किसी को लाइसेंस मिला है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकते हैं। किस बेस पर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं अगर इलीगल कोई काम कर रही है। ठीक है, ऑपरेशन करना बंद कर दिया है, बैंक अब काम ही नहीं कर रही है बैंकिंग वाला, फ्रॉड वगैरह से उसने लाइसेंस लिया था, डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट था वो ही अब वो पूरा नहीं कर रही, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, या फिर मिनिमम कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं कर रही है, तो बैंक आरबीआई जो है उसका लाइसेंस जो है निरस्त कर सकता है। ठीक है, कई सारी बैंक्स निरस्त, उनका लाइसेंस निरस्त हो चुका है, बंद हो चुकी हैं। अगर आपको कोई नाम पता है तो कमेंट में बताना कौन सी बैंक है जो कि इस साल 2026 में या फिर 25 में बैन हुई है। ठीक है, जो कि अब बंद हो चुकी है। और ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, अगर कोई बैंक जो है वो न्यू ब्रांच वगैरह ओपन करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रांच में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ब्रांच में पे ऑफिस, सब ऑफिस, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की यूनिट्स होनी चाहिए। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। कैपिटल एंड रिजर्व रेशियो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसको आ जाता है एग्जाम में। इंडियन बैंक्स के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल तो वो 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख से कोई बैंक शुरू हो सकता है। दूसरा, इंडियन बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया में ही काम कर रही है, ये तो बाहर काम कर रही तो है, इंडिया में काम कर रही तो फिर 1 लाख से 5 लाख, तो ये कंडीशन है कि अगर वन स्टेट में तो 1 लाख और अदर स्टेट में या पूरी इंडिया में तो फिर 5 लाख कैपिटल होना चाहिए। फॉरेन कंपनी को 15 लाख होना चाहिए, मुंबई या कोलकाता में 20 लाख होना चाहिए, अगर दोनों जगह है 10 लाख होना चाहिए, अगर अदर एरियाज में काम करेगी तो। रेस्ट्रिक्शन ऑन पेड शेयर कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। एसआरएफ छोड़ दो, इम्पोर्टेंट ही नहीं है ये। सीआरआर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। सीआरआर क्या होता है, सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ना बैंक्स को अपनी नेट डिमांड लायबिलिटी, अगर नहीं किया है तो ये नहीं पता तो ये होती है नेट डिमांड लायबिलिटी, जो कि जितना भी पेमेंट है, ठीक है, मान लो इंटरेस्ट से आया या फिर डिपॉजिट से आया या फिर लैंडिंग से आया या फिर एफडी वगैरह से आया, उस सबको निकाल कर ना जितना भी टोटल बनता है उसका 4% ना बैंक कैश रखती है, बिल्कुल कैश होल्ड, तो वो होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। वो कहाँ रखती है, आरबीआई के पास में रखना होगा। ठीक है, तो ये 4% है अभी, और ये चेंज होता रहता है, इसको अगर एग्जाम में जाओ उससे पहले एक बार देख लेना कितना है। सीआरआर पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक को। एसएलआर, एसएलआर भी है, बैंक को 18% एसएलआर मिनिमम मेंटेन करना होता है एनडीटीएल में। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कौन कौन सी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया या फिर सिक्योरिटीज हो गई, इन सब में 18% ऑफ टोटल कैश का रखना पड़ता है बैंक को, और इसमें मेंटेन नहीं करने पर 3% पर एनम का बैंक रेट शॉर्टफॉल हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है इसको 40% तक बढ़ा सकता है, पर फिलहाल 18% चल रहा है। तो ये एक टेबल है, याद रखना कि कितना क्या है, सीआरआर कितना है, 4% होगा, और एसएलआर 18% होगा, ये सब चीजें हैं, याद रखना, इसको एक बार देख लेना। मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टर पर्सनली क्वालिफाइड होने चाहिए, अकाउंटेंसी में, एग्रीकल्चर में, लॉ में, बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स आदि में। इलेक्टेड वर्सेस नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स का रेशियो मेंटेन करना होगा, आरबीआई अनफिट डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट,
कोई भी एक पर्सन एक से ज्यादा बैंकिंग कंपनीज का चेयरमैन एमडी नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स, एक ही पर्सन दो डिफरेंट बैंकिंग कंपनीज में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, बैंकिंग कंपनी को प्रत्येक साल बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट पब्लिश करना होगा। ऑडिट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आरबीआई को इंटीमेशन देकर होगी, ऐसे नहीं होगी। आरबीआई एडिशनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पर, ठीक है। और ये छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर टू कंट्रोल एडवांसेस छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंस्पेक्शन डायरेक्शन, तो ये आरबीआई जो है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन क्या है आरबीआई की, तो आरबीआई चेक कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। आरबीआई अपना इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है। आरबीआई हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बाउंड है, ठीक है। आरबीआई को हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स बाउंड होती हैं। आरबीआई ने बोला कि ये इस दिन की मुझे डिटेल चाहिए बैंक की, तो चाहिए, आपको देनी पड़ेगी। और नहीं देंगे तो आपको पता है क्या होगा फिर आपके साथ में, बैंक को वो बंद ही कर देंगे, या फिर लाइसेंस छीन सकते हैं, या फिर पेनल्टी डाल सकते हैं, ठीक है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, आरबीआई के पास पावर डायरेक्शन इशू करने की, पावर टू रिमूव मैनेजरियल पर्सन, आरबीआई चेयरमैन, एमडी, बैंक डायरेक्टर, सीईओ आदि को रिमूव कर सकता है बैंक्स के। अनफिट पर्सन है, कोई मिसकंडक्ट है नेग्लिजेंस में या मैल प्रैक्टिस में, तो भी रिमूव कर सकता है। पब्लिक में इंटरेस्ट में अगर रिमूवल जरूरी है तो कर सकता है। आरबीआई जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देता है, फिर उसके बाद रिमूव कर देगा। पावर टू सुपरसीड बोर्ड, आरबीआई डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। कंडीशन क्या है, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट खतरे में है तो बैंक मिसमैनेज हो सकती है, इसलिए कर सकता है। सेपरेशन पीरियड 5 साल का होता है। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन छोड़ दो, ये आरबीआई की पावर का फ्लो चार्ट है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नजर मार लेना, आ जाता है एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ मोरेटोरियम एंड सस्पेंशन। अब मोरेटोरियम में बता देता हूँ, जब भी कोई कंपनी बाइंडिंग अप में होती है, ठीक है, या फिर डिसॉल्व होती है, तो उस टाइम पे मोरेटोरियम जरूरी रहता है, हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। जब ये मिल जाता है तो एक तरीके का स्टे हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी को सू नहीं करेगा, कंपनी उससे सू नहीं करेगी, कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इन प्रोसेस बाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन वगैरह में चल रही है, इसीलिए। और स्टे इस चीज का भी होता है कि कंपनी ना कोई कैश लेगी, ना ही कोई कैश देगी, ना ही डिपॉजिट होगा, और ना ही लोन वगैरह देगी। सारे के सारे बैंकिंग कंपनी के जो काम होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और ये होता क्यों, जब कोई बैंकिंग जो कंपनी है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो जाती है, तब होता है। अप्लाई कौन करता है, आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या बैंक खुद अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में। ड्यूरेशन इसकी इनिशियली 6 मंथ हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है 3 सालों तक। ड्यूरिंग मोरेटोरियम नो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नो लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बैंक ऑपरेशंस आरबीआई की कंट्रोल में चल सकती है, एक तरीके ये स्टे मान लो कि स्टे हो जाता है बैंक पे। एप्लीकेशन फॉर बाइंडिंग अप, बाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन कैसे जाती है, आरबीआई हाई कोर्ट में बैंकिंग कंपनी को बाइंड अप करने के लिए एप्लीकेशन या फिर पेटिशन फाइल कर सकता है। उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं बाइंडिंग अप के लिए, बैंक अगर अपने डेट्स पे नहीं कर सकती, आरबीआई ने लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है, या फिर बैंक ने काम नहीं रोका है, तो फिर कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो कर सकते हैं। ये सारी चीज जो है उसके बेस पर बाइंडिंग अप हो सकती है किसी भी बैंकिंग कंपनी की। कोर्ट की पावर है बाइंडिंग अप करने की, कर सकते हैं। वॉलंटरी बाइंड अप, अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से बाइंड अप होना चाहती तो फिर वो आरबीआई की परमिशन लेगी केवल, और फिर बाइंड अप कर देगी। आरबीआई का अप्रूवल सब चीजों में जरूरी रहता है, ठीक है। अमलगमेशन एंड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, वॉलंटरी अमलगमेशन क्या होता है, दो बैंकिंग कंपनी वॉलंटरी एक में मर्ज होती है, ठीक है। ए और बी मिलकर बनाते हैं सी, मर्ज हो गए और बन गए फिर सी।
तो ये ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अमलगमेशन हो जाता है। प्रोसेस कैसा होता है, इसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, 2/3 जो मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब 2/3 मेजोरिटी से ड्राफ्ट स्कीम आरबीआई को सबमिट करनी होगी। आरबीआई अप्रूव, रिजेक्ट या फिर मॉडिफाई कर सकता है स्कीम को। आरबीआई अप्रूवल के बाद स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में जाती है। वहां से अप्रूव के बाद में बाइंडिंग ऑन शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज, और फिर वो है बाइंड अमलगमेशन हो जाता है। फोर्स अमलगमेशन क्या होता है, जब बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो आरबीआई कंपलसरी अमलगमेशन करवा सकता है। जैसे कि एक ये है, एक कमजोर व्यक्ति है, और ये बी है बहुत पावरफुल है। अब क्या हुआ, ए की तो हालत खराब खस्ता है, तो ए का बी के साथ अमलगमेशन हो जाएगा और एक कंपनी बना दी जाएगी, जो कि हो सकता है कि ए एंड बी हो जाए, या फिर नया नाम दे दिया जाए कोई सी कंपनी का, तो वो अमलगमेशन में आ जाएगी, ठीक है। और डिफरेंस इसका एक बार देख लो। टॉपिक 10 है हमारा, पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। पेनल्टी के प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, तो सेक्शन 46 में दिए गए हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न, अगर कोई बैंक है जो फॉल्स स्टेटमेंट देती है रिटर्न वगैरह का बैलेंस शीट में, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन हो जाता है। दूसरा, विलफुल ओमिशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी है और वो नहीं देती है, छुपाती है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। डायरेक्टर, ऑडिटर, मैनेजर सबके सब लायबल हो सकते हैं इसमें। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज, कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी जो होती है वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है विदाउट आरबीआई की परमिशन। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एक बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी है। बजाज फाइनेंस लोन देती है, सब कुछ करती है, लेकिन आपसे पैसा नहीं लेगी, ठीक है। कि आप कहो कि भैया डिपॉजिट कर लो भैया हमारे अकाउंट में, अकाउंट ही नहीं है भैया आपका, डिपॉजिट कहाँ से कर लोगे। आपका अकाउंट खोला है लोन के लिए, लेकिन डिपॉजिट का कुछ नहीं खुला है, तो बैंक बजाज फाइनेंस आपसे डिपॉजिट नहीं लेगी, ना ही आपका विड्रॉ करेगी पैसा। और दूसरी मैं बताऊं आपको कोई और एनबीएफसी, तो मान लो कि आपने सुना होगा सैमसंग फाइनेंस है एक, तो सैमसंग फाइनेंस भी लोन देती है, ये सारी चीजें करती है, लेकिन आपका पैसा नहीं डिपॉजिट करेगी। वायलेशन अगर करती है कोई, तो क्रिमिनल ऑफेंस है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी को एक्सेप्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनी ऑफेंसेस करती है तो कौन कौन लायबल ही है, छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। ये चार्ट हमारा केस लॉज का, इम्पोर्टेंट केस लॉज है, देख लेना एक बार, नजर मार लेना सब पे, ठीक है। और क्विक रिवीजन हमारी टेबल है ये, जिससे आपको आसानी से समझ में आए सारी चीजें, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर आपको नोट चाहिए इसके सभी चीज सभी सब्जेक्ट से, तो आईपीएस एसओ की अगर तैयारी कर रहे हो, या फिर जुडिशरी की, या फिर एआईबी वगैरह की, तो सबके लिए मैंने एक बंडल बनाया है लॉ प्रिपरेशन का, जिसमें नोट्स होंगे सब्जेक्ट वाइज, और एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 30 मॉक टेस्ट होंगे हर एक पेपर के लिए, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये सब आपको मिल जाएगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, पैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे हम अपने 25 एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को रिवीजन करने के लिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ओरिजिनली कौन से नाम से जानी जाती थी, तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के नाम से जानी जाती थी। सेक्शन 5 बी के अनुसार बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट रिपेबल ऑन डिमांड। क्वेश्चन 3, सेक्शन 17 के अंडर रिजर्व फंड में कितना परसेंट ट्रांसफर करना कंपलसरी है, तो वह हमारा 20% का। बैंकिंग कंपनी के न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, तो आरबीआई भाई साहब की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। सेक्शन 16 के अनुसार क्या प्रोहिबिटेड है, तो है 1 पर्सन बीइंग डायरेक्टर इन 2 कंपनीज, कोई व्यक्ति 2 जगह डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये वो वाली कहावत हो गई, एक फोन में 2 सिम नहीं चल सकती, ठीक है, तो वैसा ही ये सीन हो गया। एसएलआर करंटली कितना है, और और इसका गवर्निंग सेक्शन कौन सा है, तो एसएलआर अभी हमारा 18% है, और इसका गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 24।
आरबीआई का बैंकिंग कंपनी के बोर्ड को सुपरसीड करने का पावर कौन से सेक्शन में है? वो है हमारा 36A में, ACA में। 49A कौन सा प्रोविजन देता है? तो देता है प्रोविजन ऑन नॉन बैंकिंग कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वॉलेंटरी अमलगमेशन सेक्शन 44A के लिए शेयर होल्डर्स की कितनी मेजोरिटी चाहिए? तो 2/3 चाहिए होती है। बैंकिंग रेगुलेशन में एक्ट में कितने के सेक्शन है टोटल? तो 56 सेक्शन है। सेक्शन 35A आरबीआई को कौन सा पावर देता है? तो वो देता है इश्यू बाइंडिंग डायरेक्शंस को बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस कैंसिलेशन के अगेंस्ट अपील कहाँ होती है? तो वो होती है हमारी हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज। सेक्शन 38 के अंदर आरबीआई कहाँ पिटीशन फाइल करता है बैंकिंग कंपनी को बाइंड करने के लिए? तो वो हाई कोर्ट में करता है। ठीक है, और ये एक चीज और है, सेक्शन 9 के अंडर नॉन बैंकिंग प्रॉपर्टी कितने साल में डिस्पोज करनी होगी? तो वो करनी होगी हमें 7 सालों में डिस्पोज। नेक्स्ट हमारा सीआरआर का गवर्निंग प्रोविजन कौन सा है? तो वो है हमारा सेक्शन 42। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, NDTL इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है? फुल फॉर्म तो ये कमेंट में बताओ आप लोग कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सेक्शन 20 के अंदर कौन सा रेस्ट्रिक्शन है? तो वो है डायरेक्टर्स को अनसिक्योर्ड लोन देने पर रेस्ट्रिक्शन होता है। फोर्स्ड अमलगमेशन सेक्शन 45 में आरबीआई की स्कीम किस के लिए शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए? नो, कोई कंसेंट नहीं चाहिए। मोराटोरियम का पीरियड मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? तो वो था हमारा 3 साल तक का। सेक्शन 46 के अंडर फॉल्स स्टेटमेंट देने पर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी? 43 ईयर्स। आरबीआई इंस्पेक्टर बैंकिंग कंपनी की इंस्पेक्शन कब कर सकता है? तो वो कर सकता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से सेक्शन के थ्रू अप्लाई होता है? तो होता है वो 56, सेक्शन 56। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पर कि जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। और इसमें ये कौन से पार्ट या फिर शेड्यूल में है ये भी पूछ लेता है, तो इस पे एक बार थोड़ी नजर मार लेना। बैंकिंग एक्ट आपके पास होगा, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये सेक्शन 56 एक बार चेक कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट हमारा सेक्शन 12 के अनुसार सब्सक्राइब कैपिटल की परसेंटेज ऑथराइज्ड कैपिटल का होना चाहिए, ठीक है? कितना कितना होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। फॉरेन बैंक के लिए मुंबई या कोलकाता में ब्रांच का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? तो वह है हमारा 15 लाख रुपए। बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट आरबीआई को कितने दिनों में सबमिट करना होता है? तो वो करना होता है 3 मंथ्स में। केयरलेस जनरल फाइनेंस वर्सेस आरबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? पब्लिक डिपॉजिट्स और बैंकिंग एक्टिविटीज का डिस्टिंक्शन क्लैरिफाई किया है, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि करने वाला हूँ, ये फाइनल रिवीजन वगैरह है, तो एक बार देखते हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये हमारा लॉ प्रिपरेशन का पूरा बंडल, जिसमें आप लोगों को एआईबी, जुडिशरी और आईबीपीएस ऐसे तीनों के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एमसीक्यूज मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे आपको जुडिशरी के लिए, ठीक है? ये सब आपको कितने में मिलने वाला है? आपको बस जस्ट 399 में मिलने वाला है। ये क्यूआर कोड स्कैन करो और इस नंबर या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर दो, बाकी स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ही भेज देना, और आपको 1 से 2 घंटे में सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल फिनिश्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो बताना कैसे लगी, अब मेरे को आंसर जरूर करना कमेंट में जो जो मैंने पूछे। और चलो, जय हिंद।